नमस्कार बच्चों, आपके गंगा एकेडमी परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आज हम हिंदी के वर्णमाला के मुद्दे पे हम चल रहे थे। पिछले सेशन में वहाँ हम जीव के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण तक हम आ पहुँचे थे। आज हम इसके आगे आज के सेशन में आप सभी से डिस्कस करेंगे, आप सबसे से पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 1 मिनट हम आपसे एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ आपको बताना चाहूँगा। आप सब चैनल को गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें और इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। चैनल के नीचे रेड अक्षर में इंग्लिश में सब्सक्राइब लिखा रहेगा, उसको दबा लीजिए। बगल में घंटी आ जाएगी, घंटी को बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हम यहाँ से कोई भी वीडियो पब्लिश करें आपके मोबाइल में सबसे पहले वीडियो पहुँचे और आपकी तैयारी बेहतर हो। आप इसे अपने से जुड़े हुए सभी संबंधियों तक, सभी दोस्तों को, सभी मित्र यार में इसे शेयर करके वीडियो पहुंचा दीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इसे पोस्ट कर दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेटेड करते रहें। हम आपके लाइक, शेयर, कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। आपके इस ऊर्जा से हम संघर्ष करते हुए रोजाना बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। आप सब चैनल पर भरोसा रख के चैनल पर आइए, प्यार दें, सपोर्ट दें। और हम आपको बताना चाहूँगा कि आप चैनल पे सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे तो आगे इस चैनल के माध्यम से सब कुछ तो मैंने बता चुका हूँ कि ये निःशुल्क ही रहेगा, निःशुल्क है, निःशुल्क ही रहेगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, लेखपाल, कानूनगो, पुलिस, सिपाही, दरोगा, पेट, अधीनस्थ, ये इत्यादि ये सब परीक्षाओं की तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं। आगे चल के आप लोग अगर प्यार सपोर्ट देते रहेंगे तो हम आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के प्री मेंस इंटरव्यू का भी फ्री ऑफ कास्ट पूरा सिलेबस के अनुरूप पूरा क्लास हम आपको इसी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर देंगे। टीजीटी, पीजीटी के सभी विषयों की तैयारी भी यहाँ से हम निःशुल्क कराएंगे। बस आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को प्यार दें, सपोर्ट करें। आप सभी से पूरे भारत में हर घर तक पहुँचा दीजिए। हर गरीब परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पहुँच जाए, सभी परिवार में घर तक पहुँचा दीजिए। हम सब भाई बहन यहाँ मिलकर एक बेहतर तैयारी करके एक नौकरी प्राप्त करें। यही गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है, संकल्प है। आप सब गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के संकल्प और उद्देश्यों को साकार कीजिए। आज यही आपसे थोड़ा बताना था। चलिए हम आज जीव के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण पर डिस्कस करते हैं। चलिए, जीव के भाग के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में 3 चीजें हैं। एक अग्र स्वर है, लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए। जीव के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, हेडिंग डाल के पहला नंबर लिखिए अग्र स्वर। अग्र स्वर लिखिए। दूसरा लिखिए मध्य स्वर। क्या लिखेंगे? मध्य स्वर। और तीसरा लिखिए पश्च स्वर। तीसरा पश्च स्वर है, पश्च स्वर।
ये 3 जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। एक अग्र स्वर में आता है, दूसरा मध्य स्वर में आता है, तीसरा पश्च स्वर में आता है। कौन सा अग्र स्वर में आएगा, कौन सा मध्य स्वर में आएगा, कौन सा पश्च स्वर में आएगा, आप थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। फिर हम इसकी परिभाषा भी लिखाएंगे, डिफिनेशन भी लिखाएंगे। आप सब थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए, कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा मध्य स्वर है और कौन सा पश्च स्वर है। देखिए, अग्र स्वर में आपका आ जाएगा, अग्र स्वर मतलब हम ऐसे स्वर को जो बोले तो हमारे आगे वाले हिस्से से कौन कौन स्वर निकल रहा है, मध्य वाले स्वर से कौन कौन सा स्वर निकल रहा है और पश्च मतलब लास्ट वाले स्वर से में कौन कौन सा स्वर निकल रहा है। हम इनको इस आधार पे हम बंटवारा किए हैं। आइए देखें कौन कौन सा है। चलिए, छोटी ई अग्र स्वर में आएगा, छोटी ई, बड़ी ई, ए आएगा, ये आपका अग्र स्वर में आएगा। और मध्य स्वर में आएगा, केवल एक आएगा, कौन सा आएगा, छोटा आ आएगा, आ केवल, ये आपका मध्य स्वर में आएगा। और पश्च स्वर में जो दोनों में नहीं है वही पश्च स्वर में आ जाएगा, अर्थात आया है तो पश्च स्वर में बड़ा आ जाएगा। आ हो गया, ई यहाँ है तो छोड़ दीजिए। अब ऊ का दोनों यहाँ नहीं है तो दोनों यहाँ उतार लीजिए, छोटा ऊ भी बड़ा ऊ भी। उसके बाद ए है तो ओ नहीं है तो ओ, ये लिख लीजिए। आप सब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछ लेते हैं और विद्यार्थी थोड़ी सी चूक हो जा से गलत करके चले जाते हैं। एक बार नोट कर लीजिए कि हिंदी एक ऐसा सिलेबस है कि होता बहुत आसान है, लेकिन अच्छे अच्छे धुरंधर स्टूडेंट भी हिंदी जो सब कुछ जानते हैं और जानते हुए भी एग्जाम हॉल में जब परीक्षा देने आते हैं तो गलत करके चले जाते हैं। तो आप सब हिंदी को बहुत सचेत से पढ़िए। हम ये दावा करते हैं कि आप सब थोड़ा सा केयरफुली होकर पढ़ लीजिए। हिंदी में कोई एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप समीक्षा अधिकारी में जाओगे, 60 में 58-57 मार्क के आओगे। हर पूरा तो हम नहीं कह सकते, 1-2 सवाल गलत हो जाता है, लेकिन 58-57 तो आप मार के आओगे। टीटी की परीक्षा में 30 में 28-29 आप मार के आओगे। सीटेट में यही हाल है। अधीनस्थ में देने जाओगे पेपर, पेट की देने जाओगे, लेखपाल कानून को देने जाओगे, STI देने जाओगे। हर कोई परीक्षा में जहां हिंदी आता है वहां एक वीडियो देख के जाओगे और काम आ जाएगी, आप लोग गलत करके नहीं आओगे। ये तीनों लिख लीजिए। अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए आए। मध्य स्वर में सिर्फ आ और पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये अग्र स्वर में, मध्य स्वर में, पश्च स्वर में स्वरों का बंटवारा हुआ है। अग्र स्वर में 4 है, मध्य स्वर में सिर्फ 1 है और पश्च स्वर में 5 है। आप नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन में आते हैं, आप सब ध्यान से पढ़िए। चलिए, हम इसी का कुछ डिफिनेशन बता देते हैं कि अग्र स्वर का परिभाषा क्या होता है, मध्य स्वर का परिभाषा क्या होता है और पश्च स्वर का क्या परिभाषा होता है। चलिए लिख लीजिए। चलिए लिखिए, ऐसे स्वर अग्र स्वर में लिखिए, ऐसे स्वर
ऐसे स्वर जो जीभ के आधार पर, जो जीभ के अगले भाग से, मतलब अग्र भाग से, चाहे अग्र लिखिए या अगले लिखिए, अग्र भाग से, अग्र भाग से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। ऐसे स्वर को अग्र स्वर कहा जाता है। आप सब लिख लीजिए। अब मध्य स्वर में आप लिख लीजिए, ऐसे स्वर जो जीभ के मध्य वाले भाग से बोले जाते हैं। ऐसे स्वर जो जीभ के मध्य वाले भाग से, मध्य वाले भाग से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, मध्य स्वर कहलाते हैं। अब पश्च स्वर लिखिए, ऐसे स्वर जो जीभ के पश्च भाग से, ऐसे स्वर जो जीभ के पश्च भाग से, मतलब पिछले भाग से बोले जाते हैं। पश्च स्वर कहलाते हैं। आप एक डिफिनेशन लिख लीजिए जिससे हमेशा याद रहेगा। ऐसे स्वर जो जीभ के अगले भाग से या अग्र भाग से बोले जाएं, अग्र स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर जो जीभ के मध्य वाले भाग से बोले जाते हैं, मध्य स्वर उन्हें कहते हैं। और ऐसे स्वर जो जीभ के पश्च भाग से बोले जाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं, या बाद वाले भाग से बोले जाते हैं, मतलब अंतिम हिस्से से। चलिए इतना लिख लीजिए। अब हम मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं कि मुंह हमारा किस प्रकार से खुलता है। तो इस आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, हम ऐसे स्वर को बताने जा रहे हैं। हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए। मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें ऐसे लिखिए, इसमें कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। जैसे पहले नंबर पे लिखिए समृद्ध, समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर लिखिए। दूसरे नंबर पे लिखिए अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर।
और तीसरा नंबर है विपरीत स्वर। विपरीत स्वर। और चौथा है अर्ध विपरीत स्वर। चौथा है अर्ध विपरीत स्वर। ये चार प्रकार के ऐसे स्वर हैं जो मुंह खुलने के आधार पर इन्हें बांटा गया है। पहला संवृत स्वर, दूसरा अर्ध संवृत स्वर, तीसरा विपरीत स्वर और चौथा अर्ध विपरीत स्वर। चलिए, संवृत स्वर में आता है, आप थोड़ा एग्जाम्पल लिख लीजिए। संवृत स्वर में आता है ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटी ई और बड़ी ई। ये आप संवृत वाले स्वर में चार लिख लेंगे। और अर्ध संवृत स्वर में आप लिखेंगे ओ और ए, लिख लीजिए 2। और विपरीत वाले स्वर में सिर्फ एक है, बड़ा आ। और अर्ध विपरीत वाले स्वर में छोटा आ, ए और ओ। ये तीन आपके अर्ध विपरीत स्वर में होंगे। देखिए, ऊ, ऊ, ई, मतलब मुंह कम खुल रहा है। जिन स्वरों को बोलते समय मुंह कम खोले यानी लगभग बंद रहता है, वो संवृत स्वर कहे जाते हैं। जैसे आप ऊ बोलिए, ऊ, ऊ, ई, मुंह मतलब लगभग आपका बंद ही है, थोड़ा बहुत खुल रहा है संवृत स्वर में। और अर्ध संवृत स्वर में मुंह थोड़ा सा खुलता है, जैसे ओ थोड़ा सा खुला ना, ओ, ए थोड़ा सा लगभग खुलता है अर्ध संवृत स्वर में। और विपरीत स्वर में पूरा खुल जाता है। जब हम कोई स्वर बोलते हैं पूरा मुंह खुल जाता है तो विपरीत स्वर होता है। जैसे आ पूरा खुला ना, तो आ होगा विपरीत स्वर। और अर्ध विपरीत स्वर में आपको मुंह लगभग आधा खुलता है, पूरा नहीं खुलता है, थोड़ा भी नहीं खुलता है, आधा लमसम खुल जाता है। जैसे आ, ए, ओ आपका आधा खुलता है अर्ध विपरीत में। अब यही परिभाषा में लिख लीजिए आप सब। चलिए, हम परिभाषा भी दिखा देते हैं। नहीं कहिए आप सब, हम बोल देते हैं, आप परिभाषा लिख लीजिए। संवृत स्वर में हेडिंग डाल के लिखिए, जिन स्वरों को बोलते समय मुंह लगभग बंद रहे, संवृत स्वर कहलाता है। इसको लिख लीजिए। अब दूसरे लाइन पे फिर अर्ध संवृत स्वर हेडिंग डालिए, दूसरा वाला लिखिए, जिन स्वरों को बोलते समय मुंह थोड़ा सा खुलता है, अर्ध संवृत स्वर कहलाता है। जिन स्वरों को बोलते समय मुंह थोड़ा सा खुलता है, अर्ध संवृत स्वर कहलाता है। आप लोग लिख लीजिए विपरीत स्वर। अब हम तीसरा नंबर हेडिंग डालिए। विपरीत स्वर में लिखेंगे, जिन स्वरों को बोलते समय मुंह पूरा खुलता है, विपरीत स्वर कहलाता है। विपरीत स्वरों में जिन स्वरों को बोलते समय मुंह पूरा खुलता है, विपरीत स्वर कहलाता है।
और अर्धविपरीत स्वर में लिखेंगे जिन स्वरों को बोलते समय मुंह आधा खुलता है उसे अर्धविपरीत स्वर कहते हैं। चलिए लिख लीजिए। हम समृद्ध स्वर की तरफ चल रहे हैं। आप लिख लिए होंगे, हम इरेज करते हैं। अगला लिखिए। समृद्ध स्वर लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ओष्ठावृत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठावृत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसको हेडिंग डाल के लिख लीजिए। लिखिए, ओष्ठावृत्ति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में दो स्वर ऐसे हैं। एक स्वर है वृत्तमुखी स्वर और दूसरा है आवृत्तमुखी स्वर। ये आप दोनों लिख लीजिए। परिभाषा लिखना चाहिए तो वृत्तमुखी स्वर में ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में मुंह की आकृति वृत्त में नुमा बन जाए वृत्तमुखी होगी, और जो वृत्तमुखा नहीं बनता है वो आवृत्तमुखी स्वर कहलाएंगे। लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। पहले हम वृत्तमुखी स्वर के बारे में लिखेंगे। आप लोग लिखिए, जिन स्वरों को बोलते समय ओठ की आकृति गोल बने अथवा वृत्त बने, वृत्त का आकार बने, वृत्तमुखी स्वर कहलाता है। वृत्तमुखी स्वर कहलाता है। जिन स्वरों को बोलते समय ओठ की आकृति गोल बने अथवा वृत्त का आकार बने वृत्तमुखी स्वर कहलाता है। इनमें आपको एग्जाम्पल लिख लीजिए।
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। ये चार जो हैं वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये चारों उदाहरण लिख लीजिए। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। छोट ऊ, ओ औ। बोलिए, देखिए वृत्त के आकार में इसका ओठ निकलता बनता है, इसलिए ये वृत्तमुखी स्वर में आएंगे। और इसी का अपोजिट आप वृत्तमुखी में लिख लीजिए। जिनको बोलते समय ओष्ठ की आकृति गोल ना बने, अर्थात वृत्त ना बने, उन्हें आप वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इसी के अपोजिट में रहेगा। और इस आवृत्तमुखी का उदाहरण लिख लीजिए। छोटा आ, बड़ा आ, अब इसमें ई भी आ जाएगा, छोटी ई, बड़ी ई, ओ औ ये है तो ए आई लिख लीजिए। ए आई। आवृत्तमुखी में 6 स्वर आएंगे और वृत्तमुखी में 4 स्वर आएंगे, लिख लीजिए। आवृत्तमुखी स्वर में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए आई 6 आएंगे और वृत्तमुखी में 4 आएंगे, ओ औ। ये आप लिख लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। चलिए हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये रा जो है इसको हम व्यंजन में कहते हैं। व्यंजन में ये रा जो है व्यंजन है, जबकि ये री जो है ये स्वर है। लिख लीजिए। आपको रा व्यंजन है और री आपके री की गणना स्वरों में की जाती है। अब कौन सा री, देखिए री जैसे री में क्या क्या आता है, जैसे कृपा हो गया, घृणा हो गया, कृष्ण हो गया, आवृत्त हो गया। उदाहरण लिखिए सब। और कृतज्ञ, ये सब उदाहरण री के हैं। री में कृपा में, घृणा में, कृष्ण में, आवृत्त में, कृतज्ञ में ये री वाला ये प्रयोग हो रहा है और ये स्वर में माना जाता है। जबकि अब रा वाला लिख लीजिए। कुछ रा के उदाहरण आएंगे, जैसे मात्रा। मात्रा लिख लीजिए। धर्म लिख लीजिए। भ्रम लिख लीजिए। क्रम लिख लीजिए और वर्णा लिख लीजिए। इस प्रकार से रा जो व्यंजन में आता है, मात्रा, धर्म, भ्रम, क्रम, वर्णा में रा का प्रयोग होता है, इसे व्यंजन कहते हैं। और स्वर में गणना री की जाती है। री आता है कृपा में, घृणा में, कृष्ण में, आवृत्त में, कृतज्ञ में। अब आप सब लिख लीजिए। और एक चीज हम आपको और बता दें कि स्वरों की मात्रा आधी नहीं होती है। नोट करके लिख लीजिए कि
नोट करके आप सब लिख लीजिए। स्वरों की मात्रा, स्वरों की मात्रा आधी नहीं होती है, आधी नहीं होती है, बल्कि पूरी होती है, बल्कि पूरी मात्रा होती है, पूरी मात्रा होती है। स्वरों की मात्रा आधी नहीं होती है बल्कि पूरी होती है। और जैसे री जो होता है, हम पेन चेंज कर ले रहे हैं। री आपका जो कृपा में इसका प्रयोग हो रहा है, मैंने आपको री वाला बताया, कृपा घृणा कृष्ण आवृत कृति। इसमें ये पूरी ये जो री का प्रयोग यहाँ इंगित कर रहा है, ये पूरी मात्रा है, पूरी मात्रा इसे कहते हैं। आप सब लिख लीजिए। और व्यंजन नोट करके भी लिख लीजिए। दूसरा वाला व्यंजन, व्यंजन में र की मात्रा, र की मात्रा आधी पूरी, आधी भी होती है और पूरी भी होती है। आधी पूरी दोनों प्रकार की होती है, आप सब लिख लीजिए। जैसे अब कहां कहां आधी है, कहां कहां पूरी है। जैसे रा की आधी मात्रा, रा की आधी मात्रा, आधी मात्रा कहाँ है और रा की पूरी मात्रा कहाँ है? रा की पूरी मात्रा कहाँ है? आप थोड़ी जानकारी रख लीजिए कि कहाँ रा की आधी मात्रा होती है, कहाँ रा की पूरी मात्रा होती है। जैसे ये धर्म में जो ऊपर रा लगा होता है, ये रा आधी मात्रा है, आधी मात्रा है, लिख लीजिए। और क्रम में जैसे जो नीचे रहता है, क्रम में ये आपका पूरी मात्रा गिनी जाती है, पूरी मात्रा में गिनी जाती है, लिख लीजिए। स्वरों की मात्रा आधी नहीं होती है बल्कि पूरी होती है। जैसे कृपा में जो का पे रा लगा है, ये पूरी मात्रा में गिनी जाती है। और व्यंजन में रा की जो मात्रा होती है, आधी पूरी दोनों होती है। जैसे रा की जो धर्म में जो मा पे रा लगा है, ये आधी मात्रा में गिनी जाती है। और क्रम में का में जो रा लगा है, वो पूरी मात्रा में गिनी जाती है। आप सब लिख लीजिए। फिर हम चलिए, आप सब लिख लिए होंगे। आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम व्यंजन के मुद्दे पर, व्यंजन पे के टॉपिक पर हम आपसे डिस्कशन करेंगे। ये करेंगे अगले सेशन में। आप सब एक मेरी गुजारिश ध्यान में रखिएगा, इस वीडियो को फैला दीजिए, पूरे भारत में हर घर घर तक पहुंचा दीजिए। अपने सभी रिश्तेदार में, अपने सभी मित्र दोस्त में इसे शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट कीजिए।
चैनल को आप सब चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं और पूरे भारत तक हर घर घर इसे पहुंचा दीजिए और हम सब मिलकर यहाँ पर एक पढ़ाई करके एक सरकारी नौकरी प्राप्त करें। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है, यही संकल्प है। आप सब संकल्प और उद्देश्यों को साकार बनाइए और आप सब अगर गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते जाएंगे तो हम IAS, PCS, TGT, PGT हर कोई प्रतियोगी परीक्षा का निःशुल्क बैच आप सबको गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा और बेहतरीन मिलेगा। बस आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि इसे आप सब प्यार दें, सपोर्ट दें। ठीक है, आज के सेशन में हम यहीं तक, अगले सेशन में हम इसके आगे फिर जुड़ता हूँ व्यंजन वाले टॉपिक पर। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।